नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय को मजबूत बनाना, मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक वेलफेयर रणनीति और साथ ही विशेष सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने समय समय पर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, नेटवर्क कनेक्टिविटी और सड़क निर्माण से न केवल आमजन का आगमन आसान हुआ है बल्कि पर्यटन, व्यवहार और साथ ही आर्थिक मजबूती और सामरिक सुरक्षा को भी नया बल मिला है। उन्होंने बताया कि सीमांत इलाकों में नवाचारों के माध्यम से विकास को नई दिशा दी जा रही है, जिससे हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा और सुदृढ़ हो रही है। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में। आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में क्लेमेट टाउन में हिमालय सुरक्षा पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि हिमालय केवल भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक जीवंत रणनीति प्रणाली है, जिसकी सुरक्षा के लिए सैन्य, नागरिक, प्रशासन और समाज के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। उन्होंने हाइब्रिड वारफेयर और आधारभूत संरचना, सीमावर्ती गांवों की भूमिका और पर्यावरण संतुलन पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेमिनार को सामरिक नीति और हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और साथ ही वाइब्रेंट विलेज और साथ ही कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांव को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी स्टेडियम में 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों से संवाद किया और माल्टा व नींबू से बने उत्पादों का स्वाद भी चखा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावना है। इसी संभावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। यह मिशन माल्टा के उत्पादन, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैडीकैंट देहरादून में स्वर्गीय हरबंस कपूर की 80वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सहभाग किया। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर प्रेरणादायक व्यक्तित्व को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। तो वहीं आपको बताते चले गैडीकैंट में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने याद किया जनसभा को समर्पित ये जयंती, जिसे लेकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी सेवा को याद किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो वहीं आपको बताते चले
तो वहीं जनपद उत्तरकाशी में ग्रामीण रोजगार को नई दिशा देते हुए मनरेगा को अब विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जहां ये योजना मनरेगा से एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्रामीणों को 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी, समय पर काम न मिलने पर भत्ता और मजदूरी में देरी पर अतिरिक्त भुगतान जैसी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि इस योजना का गांव-गांव व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इससे जुड़ सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण पलायन पर भी रोक लगेगी और स्थानीय स्तर पर आपको बताते चले रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मनरेगा की स्कीम के बारे में और जिस तरह से मनरेगा का हमारा जनपद के द्वारा कार्य किया जाता है, उसमें अब जी राम जी के तहत हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो जो चेंजेस इसमें आए हैं, परिवर्तन हुए हैं, आम व्यक्ति की सुलभता हेतु उसमें भी हम लोग अपने एक तो जन जन की सरकार कार्यक्रम में अपने लाभार्थियों को इसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही प्रधानगणों को ब्लॉक के माध्यम से अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है कार्यक्रम कि इसकी स्कीम का जो जो चेंजेस हैं, जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, इसमें अब इसका ऑब्जेक्टिव और बड़ा कर दिया गया, उद्देश्य बढ़ा दिए गए हैं। तो उसकी जानकारी सुलभता से सारे ग्राम प्रधानों को हर एक गांव में हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो इस योजना का लाभ लें। इस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो वहीं वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में हरिद्वार स्थित सीआर भवन में दर्जा प्राप्त मंत्री विनय रोहेला की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुंभ मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं जिले के विभिन्न विभागों के लिए वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं और साथ ही पेयजल, स्वच्छता और ठहराव जैसी मूलभूत सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने पर मंथन किया। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाए जाने वाले ग्रीन सेस को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित नारसन बॉर्डर, जो प्रदेश का प्रमुख प्रवेश द्वार है, वहां से गुजरने वाले कार, ट्रक, डंपर और अन्य व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित ग्रीन सेस का भुगतान करना होगा। वहीं परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसी की ओर से बॉर्डर पर अत्याधुनिक आपको बता दें RFID सिस्टम और हाई रेजोल्यूशन कैमरे स्थापित किए गए हैं। बीते कई दिनों से सॉफ्टवेयर में रिस्पांस टाइम और डेटा कलेक्शन सिस्टम की लगातार टेस्टिंग की जा रही है ताकि सेस वसूली के दौरान वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में आता है, तो इस संबंध में जो भी बाहर से गाड़ियां आती हैं, जो भी वाहन है, चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, उनको आगे से एक पर्टिकुलर सेस के रूप में एक अमाउंट पे करना होगा और वो उस अमाउंट का प्रयोग उत्तराखंड के एनवायरमेंट और यहाँ की सड़क सुरक्षा के लिए किया जाएगा। तो अभी तक हमारा ये सिस्टम था कि जो भी कमर्शियल गाड़ियां थी, कमर्शियल वाहन जो होते हैं, उन पर उनसे हम टैक्स वसूलते थे और वो भी ऑनलाइन माध्यम से वसूलते थे। अब फ्यूचर में क्या किया जा रहा है कि जो कमर्शियल के साथ जैसे नॉन कमर्शियल वाहन है, यानी कि पीले नंबर प्लेट के साथ साथ जो सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां होती हैं, उनसे भी सभी से एक ये टैक्स वसूला जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि चार धाम है, बहुत सारे तीर्थयात्री अन्य देशों से आते हैं और यहाँ के एनवायरमेंट में उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो इस उद्देश्य से ही यह ग्रीन से सिस्टम चालू किया गया है। यह जो इसका कलेक्शन करने का सिस्टम होगा वो पूर्णतः ऑटोमेटेड होगा। यह जो हमारा फास्टैग के माध्यम से और नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम जो हमारे कैमरे होते हैं, NCR कैमरे, उनके माध्यम से यह सेस वसूला जाएगा और ये पूर्णतः ऑटोमेटिक होगा।
तो वहीं पिरानकलियर क्षेत्र में प्रशासन और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पुरानी गंग नहर के किनारे सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजार को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। ये कार्यवाही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर की गई। प्रशासन के अनुसार मजार अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बनी थी, जिसे नियमानुसार हटाया गया। तो वहीं कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। तो वहीं आपको बताते चले, पिरानकलियर में अवैध मजार ध्वस्त किया गया, जिसे लेकर पिरानकलियर में आपको बताते चले अवैध मजार पर यह कार्यवाही की गई। सिंचाई भूमि से हटाया गया कब्जा, जहां प्रशासन सिंचाई विभाग की ये कार्यवाही देखने को मिली। जेसीबी से गिराई गई अवैध मजार, जहां डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर यह पूरी कार्यवाही की गई है, जहां अवैध मजार को हटाया गया। तो वहीं उत्तराखंड में 8000 से अधिक लोगों ने सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाए हैं और साथ ही आपको बताते चले, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी अब तक जारी नहीं की है। सब्सिडी न मिलने से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोग यूआरईडीए और यूपीसीएल के कार्यालयों में लगातार चक्कर काटने को मजबूर है, जहां कई महीनों से फाइलें अटकी होने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि योजना का लाभ अधूरा है और अधिक बोझ बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द सब्सिडी जारी करने की मांग की है। तो वहीं आपको बताते चले, सरकार से जल्द सब्सिडी जारी करने की मांग करते नजर आए, जहां उत्तराखंड में 8000 से अधिक लोगों ने सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाए हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी अब तक जारी नहीं की गई। सब्सिडी न मिलने से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। लोग यूआरईडीए और यूपीसीएल के कार्यालयों के लगातार चक्कर काटने को मजबूर है। कई महीनों से फाइलें अटकी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जहां उपभोक्ताओं का कहना है कि योजना का लाभ सिर्फ अभी अधूरा है और आर्थिक बोझ उन पर बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द सब्सिडी जारी करने की मांग भी की है। तो वहीं आपको बताते चले, सरकार से लगातार मांग करते नजर आ रहे। उत्तराखंड में सूर्य घर योजना प्रभावित होते हुए नजर है, जहां 8000 लोगों ने सोलर लगवाए। उपभोक्ताओं में ये नाराजगी भी देखने को मिली। सब्सिडी ना मिलने को लेकर ये उपभोक्ताओं में नाराजगी मिली है, जहां जल्द सब्सिडी मांग को लेकर उपभोक्ता सरकार से मांग करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर गंगा घाट के पास अवैध रूप से बनाई गई दरगाह पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया। वहीं पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्यवाही, जहां रुड़की मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने बताया कि कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में संभावित तनाव की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा गया। ये कार्यवाही धामी सरकार का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त संदेश था, जहां लगातार धामी सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त होती नजर आ रही। सिंचाई विभाग की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। गंगा घाट पर यह अवैध दरगाह ध्वस्त की गई इस कार्यवाही के दौरान, जहां इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ ये कार्यवाही हुई। मजिस्ट्रेट और विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो वहीं प्रदेश सरकार की पहल जन जन की सरकार, जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर के तहत सहसपुर ब्लॉक की न्याय पंचायत झांझरा में तहसीलदार विवेक राजौरी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 37 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रसित किया गया है। और साथ ही आपको बताते चले,
पेयजल, विद्युत, सिंचाई, प्रधानमंत्री आवास, अवैध खनन एवं अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से उठी। वहीं ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर हाट बाजार, सोलर स्ट्रीट लाइट, बरसाती नालों का निर्माण, अतिक्रमण हटाने और जल संस्थान भुगतान शिविर जैसी मांगे रखी। तो वहीं विभाग ने आपको बताते चले एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जांच कर मुफ्त दवाइयां वितरित की। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम तेज होती नजर आ रही। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार प्रशासन की बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार ये अवैध मजार गगन नहर और साथ ही पिरान कलियर में विभाग की भूमि पर बनाई गई थी। वहीं विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आज सुबह ये कार्यवाही की। यह अभियान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक और रामचंद्र सेठ के नेतृत्व में चलाया गया। तो वहीं आम जनता को मिलावट से सुरक्षित रखने और खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं अपर आयुक्त के निर्देश के तहत जनपद के स्कूलों, कॉलेजों और सोसाइटियों में लगातार फूड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत आपको बता दें कि FSWD और साथ ही आपको बताते चले FSW मोबाइल वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की जा रही है। वैन में उपलब्ध आधुनिक टेस्टिंग सिस्टम से दूध, मसाले, तेल, दाल सहित रोजमर्रा के उपयोग होने वाले खाद्य सामग्री की भी जांच की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अपने घरों से लाई गई खाद्य सामग्री के 15 से 16 सैंपल जांच के लिए दिए हैं। अपर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जनपद में जो भी स्कूल है, कॉलेज है, सोसाइटी है, उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हम FSW का माध्यम है। FSW मतलब है हमारी जो मोबाइल वैन है, टेस्टिंग वैन है, इसमें सारी हमारी टेस्टिंग के जो पैरामीटर्स लगभग होते हैं, तो प्राइमरी टेस्ट के लिए इस पर टेस्टिंग होती है फूड सप्लीमेंट, फूड आर्टिकल्स की। उसी परिप्रेक्ष्य से हम लोग आज यहाँ पे डेस्ट कंट्री में जो सोसाइटी है उसको हमने अपनी वैन को यहाँ पे उपायुक्त महोदय हमारे जो फूड सेफ्टी के जो वैन के इंचार्ज हमारे फूड सेफ्टी ऑन व्हील के, तो वो भी उनके द्वारा यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए वैन को यहाँ लगाया गया है। और काफी लोगों को हमने यहाँ पे जो घर में जो खाद्य सामग्री जो यूज करते हैं उसके टेस्ट भी हम करा रहे हैं, उसके पैरामीटर देख रहे हैं। तो उससे अगर कोई ऐसी मिलावट पाई जाती है किसी तरह की, जो सोर्स है उसका, जहाँ से भी उन्होंने वो खरीदा होगा उसका हम पता करेंगे, फिर उसको हम लीगल कार्रवाई करेंगे अगर कोई ऐसी उससे अनियमितता पाई जाती है। सर्दी का मौसम, सफेद चादर और ऊंचे पहाड़। सोचिए वो जगह जहां आपको बता दें हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और इस बार बर्फ वहां अपना ताजपोशी कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जगह कौन सी है? हाँ, आपने सही पहचाना, केदारनाथ धाम। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस पवित्र धाम में इस सर्दी की दूसरी बर्फबारी की खास तस्वीरें। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सफेद चादर ने ढक लिया है पूरे धाम को। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की हल्की चुप्पी, ठंडी हवाओं की सरसराहट और दूर तक फैले बादल। केदार धाम इस सर्दी में एक जादुई नजारे में बदल गया है। ये वो दृश्य है जो हर श्रद्धालु के मन को मोह लेता है। पहाड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ का यह दृश्य अलौकिक है। बाबा केदार के धाम का बर्फीला श्रृंगार। केदारपुरी ने ओढ़ ली है बर्फ की सफेद चादर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड का प्रसिद्ध केदारनाथ धाम का, जो इस सर्दी में दूसरी बार बर्फ की चादर में लिपट चुका है। पहाड़ों और घाटियों पर बर्फ ने अपनी सफेद चादर बिछा दी है, जिससे तापमान काफी नीचे गिर गया। घने बादल और ठंडी हवाएं यहाँ के वातावरण को और भी शांत और मनमोहक बना दी। लेकिन बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालु बाबा के दर्शन में व्यस्त हैं। कई लोग अलाव के पास गर्म होकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार भी बर्फबारी के लिए तैयार हैं और यात्रियों की सुविधाओं में जुटे हैं। बर्फबारी ने केदारनाथ धाम को एक जादुई नजारा दे दिया है। सफेद पहाड़, बर्फ से ढके पेड़ और शांत वातावरण, हर दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं है। श्रद्धालु और पर्यटक अब इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने को तैयार है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक केदारनाथ धाम में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रशासन ने यात्रा मार्गों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने सर्दी को और भी खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम और आसपास के क्षेत्र के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी की आशंका व्यक्त करते हुए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया था। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हुआ है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब धाम का कपाट बंद कर दिया जाता है तो यह शीतकाल के आगमन का संकेत होता है। केदारनाथ धाम इस समय प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बन गया है, जहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत वातावरण लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो ये थी केदारनाथ की ठंडी और खूबसूरत कहानी। बर्फबारी ने धाम को एक नई पहचान दी है, लेकिन यात्रियों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए RNTV नेशनल।